अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू तारीख़ी नावल बरक़े कलीसा किस्त नंबर 37। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। सूरज कुदरत के जलील मकासद की तकमील करता अपने नूरानी वजूद को समेटता हुआ कब का गुरूब हो चुका था। हसीनों के आरीज़े गुलगु जैसे शफ़क़ ख़त्म हो चुकी थी। नन्हा हिलाल थोड़ी देर के लिए रात के फर्श पर किरणों का बिछोना डालने के बाद गुरूब हो चुका था। चारों तरफ गहरी तारीकी थी, जिसके बायस को हुसारों के दामन में, दरियाओं के साहिल, ज़मीन के सीने, फ़ज़ाओं की तारीकियों के अंदर शब यल्दा के बायस हर शय की दीदा व बेदार ख्वाबालूद हो चुकी थी। चारों तरफ अल्फाज के महाफीम व मतालिब की सी चुप और खामोशी फैली हुई थी। ऐसे में हावर्थ अपने खैमे में लेटा हुआ जाग रहा था। खैमे में एक नन्ही सी मशल रोशन थी, जिससे वो आंखें खोले खैमे का जायज़ा ले रहा था। बाहर बिल्कुल सुकूत और खामोशी थी। अचानक हावर्थ अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। खैमे के साथ कान लगाते हुए कुछ सुनने की कोशिश की, फिर मुतमईन होकर खैमे के दरवाजे की तरफ गया। पर्दा हटाकर से देखा, बाहर कोई भी नहीं था। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। इसने पर्दा गिरा दिया। फिर वो खैमे के दूसरी तरफ गया। इस तरफ का भी पर्दा हटाकर देखा, उस तरफ भी कोई ना था। चारों तरफ वीरानी और खामोशी थी। पर्दा एक बार फिर इसने गिरा दिया। खैमे के अंदर नन्ही मशल की रोशनी में खड़ा होकर वो थोड़ी देर तक अजीब से फरेबाना अंदाज में मुस्कुराता रहा। फिर कोई फैसला करने के बाद इसने सर हिलाया। इसके बाद इसने खैमे का पर्दा उठाया और झुकते झुकते हुए बाहर निकला। पहले इसने दाएं बाएं देखा, फिर ज़मीन पर लेट गया। खैमे के इर्द गिर्द इसने एक चक्कर लगाया, वहाँ कोई भी ना था। इसने अपने दाएं जानिब बरक़े कलीसा के खैमे का जायज़ा लिया। इस खैमे के चारों तरफ भी कोई ना था। हावर्थ बड़ा मुतमईन हुआ। ज़मीन पर रेंगते हुए बरक़े कलीसा के खैमे की तरफ गया। खैमे के दरवाजे के पास जाकर रुक गया। वो हैरान था कि खैमों के इर्द गिर्द ऐसी खामोशी और सुकून था, जैसे हर शाने जहरालू नगीने चूस लिए हों, या कायनात का आपस का रिश्ता इत्तेहाद व यगानत ख़त्म हो गया हो और हर शय बुलंदी से पस्ती की तरफ लौट गई हो। यह सूरत हाल यकीनन हावर्थ के लिए खुशकुन थी। अपने लबों पर मुस्कुराहट बखेरते हुए लेटे ही लेटे वो बरक़े कलीसा के खैमे में दाखिल हुआ। छोटी सी मशल की रोशनी में ललचाई हुई निगाहों से हावर्थ ने फर्श पर बिछे गद्दे पर लेटी बरक़े कलीसा की तरफ देखा। नींद की हालत में भी गुले अहमर सी खूबसूरत, ज़ोहरा शमाइल, शोख दीदा और हसीन तर लड़की जान की मलाहत रूह के अलावा दिखाई दे रही थी। कमरे में इसके कंवार बनने की बास इस तरह फैली हुई थी, जैसे सदफ से मोती निकला हो, पत्थर से किसी गोहर ने निकाला हो, या ताज़ा हकाइक का कश्फ हुआ हो, जिसके बायस खैमे में फूलों की सी खुशबू ही खुशबू फैली हो। हावर्थ थोड़ी देर तक खैमे के अंदरूनी हिस्से में खड़ा हुआ, ललचाई हुई नज़रों से बरक़े कलीसा की तरफ देखता रहा। इसके जिस्मानी ज़ावियों का जायज़ा लेता रहा। फिर इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट खेल गई। दबे पाँव आगे बढ़ा, बरक़े कलीसा के करीब जा खड़ा हुआ। फिर इसके बाजू हिला तो इसने पुकारा, माज़न, माज़न उठो, तुम्हारी मेरी रिहाई सरों पर मंडरा रही है। अगर हमने ये वक्त ज़ाया कर दिया तो याद रखना, हम सारी ज़िंदगी पछताते रहेंगे। बाजू हिलाने पर बरक़े कलीसा हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। अपने खैमे में हावर्थ को देखते लम्हा भर के इसके चेहरे पर इंतहा दर्जे की नागवारी, गज़ब और गुस्सा नमूदार हुआ। अपने खैमे का जायज़ा लिया। फिर इसने हावर्थ को मुखातिब किया, क्या बात है, तुम इस वक्त मेरे खैमे में क्यों दाखिल हुए? क्या कोई अनहोनी और खिलाफत को बात होने वाली है? माज़न, लगता है तुम अभी तक नींद के गलबे में हो। जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वो तुमने सुना नहीं। मेरे और तुम्हारे खैमे के बाहर कोई प्यारा नहीं। मुसलमानों के अहमद बिन सईद का लश्कर गफलत की गहरी में सोया हुआ है। मैं अपने खैमे से निकल कर आया हूँ। मैं अगर चाहता तो अकेला भी भाग सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अपने खैमे से निकलकर तुम्हारी तरफ आया हूँ कि तुम अपने साथ ले जा सको। मैं जायज़ा ले आया हूँ। मेरे खैमे के दाएं जानिब आर्जी छप्पर बने हुए हैं। इसके अंदर हमारे घोड़े बंधे हुए हैं। अब जल्दी करो, वक्त ज़ाया ना करो। दोनों खैमों से निकलकर छप्पर की तरफ जाएँ, जिसमें घोड़े बंधे हुए हैं। अपने घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से भाग चले। अगर हमने आज रात का वक्त ज़ाया कर दिया तो याद रखना, आने वाली सुबह को हमारी गर्दन काट दी जाएगी। बरक़े कलीसा बड़े इत्मीनान, बड़ी खामोशी से हावर्थ की धीमी और राजदाराना गुफ्तगू सुनती रही। जब वो खामोश हुआ तो फ़ौरन बोल उठी, मेरी नहीं, तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। मुझे तो मुसलमानों का अमीर अहमद बिन सईद माफ़ी दे चुका है, और वो ये भी ऐलान कर चुका है कि आने वाली सुबह को वो मुझे माफ़ कर देगा और जाने की इजाज़त दे देगा। हाँ, तुम्हारा इसके साथ आने वाली सुबह को तेगज़नी का मुकाबला है। मैं तो यही पसंद करूँगी कि यहीं रुकूँ और आने वाली सुबह को मुसलमानों के इस सालार से तेगज़नी का मुकाबला करो और इसे मौत के घाट उतार कर यहाँ से जाओ, इसलिए कि इसे ज़िंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना तुम्हारी ज़िंदगी के मकासद में से एक है। ये अल्फाज तुमने मुझे जंग के शुरू होने से पहले भी कहे थे।
मैं ये समझूं कि तुम इससे मुकाबला करने से पहलूतही कर रहे हो और रात की तारीकी में भाग जाना चाहते हो। बरके कलीसा की गुफ्तगू सुनकर हावर्थ के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसके बाद इसने दोबारा राजदाराना सी गुफ्तगू की। सुन माजन, ये वक्त ऐसी गुफ्तगू का नहीं है। इसे सुनहरी मौका जानो और यहाँ से भाग जाए। जहाँ तक मुसलमानों के सालार से तेगजनी का मुकाबला करने का सवाल है तो यकीनन मेरा भाई जो तेगजनी में मुझसे आला और अरफा था, जब वो इससे हार चुका है तो मैं इसके मुकाबले में कुछ नहीं। मैं इससे मुकाबला करना पसंद ना करूँगा। अगर मेरा इसका मुकाबला पड़ भी गया तो मुसलमानों का ये सालार मेरी गर्दन काट कर रख देगा। मैं अपनी गर्दन ही कटवाना चाहता, लिहाजा यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ और तुम्हें यहाँ दुश्मन के पड़ाव में अकेला भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए अगर मैं भागकर सैंकू की तरफ जाऊँगा तो वो ज़रूर तुम्हारे मुतल्लिक मुझसे पूछेगा और इसे जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा। लिहाजा उठो और फ़ौरन यहाँ से भाग चले। बरके कलीसा ने जवाब में कुछ सोचा, फिर अपनी जगह पर वो उठ खड़ी हुई और धीमे से लहजे में कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। दोनों आहिस्ता आहिस्ता कोई खटका किए बगैर खैमे से बाहर निकले। हावर्थ खैमे से बाहर निकलते ही ज़मीन पर लेट गया। इसकी तरफ देखते बरके कलीसा भी लेट गई। दोनों सांप की तरह ज़मीन पर लेटे ही लेटे इस छप्परनुमा अस्तबल के करीब आए जिसके अंदर घोड़े बंधे हुए थे। छपरे में दाखिल होने के बाद अपनी जगहों पर उठे, अपने अपने घोड़ों को देखा। करीब इन घोड़ों की लगामें और जीनें पड़ी हुई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी जीनें डाली, धाने चढ़ाए, अपने अपने घोड़ों की लगामें थामी। थोड़ी देर तक वो पैदल चलते रहे। जब देखा कि वो मुसलमानों के पड़ाव से निकल गए हैं तो वो घोड़ों पर सवार हुए और उन्होंने जबले बशारात की तरफ अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। रात चूँकि अपने इंजाम को पहुँच रही थी, जिस वक्त वो बशारात के कोहस्तानी सिलसिले में दाखिल हुए, मशरिक से सूरज ने अपना सुर्ख चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। अंधेरे छट गए थे, हर सू रोशनी ही रोशनी हो गई थी। परिंदे अपनी रोज़ी की तलाश में निकल गए थे। जबले बशारात में अपने घोड़े पर सवार हावर्थ ने अपने घोड़े की बागी खींचते हुए अपनी रफ्तार धीमी कर दी। हाथ के इशारे से बरके कलीसा को भी इसने ऐसा करने के लिए कहा। बरके कलीसा ने भी अपने घोड़े की बागी खींचते हुए इसे हल्की सी चाल चलने पर मजबूर कर दिया। फिर अपने घोड़े पर बैठे बैठे हावर्थ ने बरके कलीसा को मुखातिब करते हुए कहा, मुसलमान भी कैसे बुद्धू, मूर्ख, नादान और कमअकल हैं। हमें उन्होंने अपना असीर तो बना लिया, लेकिन इन कमअकलों बेवकूफ़ों को ये ख्याल ना आया कि जिस तरह उन्होंने हमें खैमे में रखा है हम भाग भी सकते हैं। उन्होंने ये भी ना सोचा कि हमें खैमों में बंद कर दिया है और हमारी हिफाजत के लिए इन्हें पहरेदार भी खड़ा करना चाहिए। मैं यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि इन बेअक्ली, इनकी जाहिलियत हमारे काम आई। हम इनके पड़ाव से फ़रार हासिल करने में कामयाब हो गए। माज़न, अगर मैं रात के वक्त चुकन्ना न रहता और इस चालाकी से काम न लेता तो याद रखो तुम इस तरह इनके पड़ाव से निकल कर इन सरजमीनों की तरफ ना आती। जबले बशारात का ये सिलसिला जिसमें इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं सैंकू की अमलदारी में शामिल है। लिहाजा अब हमें मुसलमानों की किसी मज़ीद जाहिलियत और बेवकूफ़ी का सामना न करना पड़ेगा। हावर्थ बोलता रहा। अपने घोड़े पर सवार बरके कलीसा खामोशी से सुनती रही। जब वो खामोश हुआ तब थोड़ी देर तक किसी कुछ सोचा, फिर हावर्थ को से मुखातिब किया। हावर्थ, मैं नहीं जानती कि तुमने जो कुछ कहा वो दुरुस्त है या जिन ख्यालात का इजहार मैं करने लगी हूँ वो दुरुस्त है। मेरे दिल में अभी तक ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि मुसलमानों की आंखें हमारा घेराव किए हुए हैं, वो हमारे आसपास हैं, हमारी एक एक नकलो हरकत का जायज़ा ले रहे हैं और किसी भी वक्त वो हम पर अपनी गिरफ्त कर सकते हैं। मुझे ये भी खौफ खाया जा रहा है कि हम इस वक्त इन्हें बेवकूफ़, अहमक, बुद्धू और जाहिल तो कह रहे हैं, कहीं ऐसा लम्हा ना आन पड़े कि हमारी सारी अक्लमंदी इनके सामने जाहिलियत, हिमाकत और बेवकूफ़ी में तब्दील हो जाए। बरके कलीसा की इस गुफ्तगू पर हावर्थ ने एक इंतहाई मकरू कहका लगाया। साथ ही इसकी आवाज़ सुनाई दी, माज़न, तुम किस किस्म की गुफ्तगू करती हो? ये मुसलमान की गोले बयाबानी तो नहीं कि यहाँ भी इनकी आंखें में देख रही हूँ और किसी भी वक्त वो हमारी अक्लमंदी को हमारी बेवकूफ़ी और हिमाकत में तब्दील कर दें। सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त हम इनकी सरजमीन में नहीं, सैंकू की अमलदारी में सफ़र कर रहे हैं। मुसलमानों की गिरफ्त से महफूज और बाहिर है। मुझे तुमसे गिला एक शिकवा ज़रूर है कि तुम अपने आप को मुसलमानों के पड़ाव में महफूज ख्याल कर रही थी। मुझे तुमसे एक और गिला और शिकवा है जिसका इजहार मैं बाद में करूँगा। यहाँ तक कहते कहते हावर्थ को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बरके कलीसा बोल उठी थी, मैं मुसलमानों को तुमसे बेहतर जानती हूँ। मुसलमानों के सालार जिसका नाम अहमद बिन सईद है तुम जानते हो। इसने मेरे साथ वादा किया था कि मेरे खिलाफ वो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि रात वहाँ गुजारने के बाद वो मुझे रिहा कर देगा। याद रखना, मुसलमान अपने अहद का पास ज़रूर करते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ पड़ाव से न भागती तब भी मेरे ख्याल में मुसलमानों का वो सालार मुझे अभी तक रिहा कर देता। क्या ये मुसलमानों की पाकीज़गी और उनके वक़ार, इनकी शराफत की दलील नहीं कि मैं अपने खैमे में अकेली थी? अगर मैं इस तरह किसी और के पड़ाव में होती तो क्या मैं अकेली खैमे में रात बसर कर सकती थी? मेरी इज़्ज़त लूट चुकी होती, मुझे बेआबरू कर दिया गया होता। लेकिन तुमने देखा कि
मैं अपने खेमे में ऐसे ही पुरस्कून पड़ी थी जैसे मैं अपनी लश्करगाह में हूँ। याद रखना, इस खेमे में दाखिल होते वक्त अपने आप को पुरस्कून महसूस कर रही थी। मैं शुरू में मुसलमानों के इंतहा दर्जा खिलाफ थी, लेकिन जब जंगों में मेरा इनके साथ वास्ता पड़ा, जंगों में कुछ कैदी मैंने पकड़े, तब मुझे एहसास हुआ कि मुसलमानों की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई थी वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा। रात में अपने खेमे में अकेली थी, लेकिन किसी ने मेरी तरफ निगाह उठाकर न देखा। शायद तुमने एक और बात का अंदाज़ा नहीं लगाया। गुज़श्ता दिन तुम्हें और मुझे एक साथ मुसलमानों के अमीर अहमद बिन सईद के सामने पेश किया गया था, तो इसके 2 नायब दाएं बैठे हुए थे। गुफ्तगू के दौरान इन तीनों ने तुम्हारी तरफ ज़रूर देखा, लेकिन शायद तुमने अंदाज़ा न लगाया हो कि अहमद बिन सईद जब मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा था तो इसकी निगाहें झुकी हुई थी। इसके दोनों साथी भी आंखें नीचे किए हुए थे। जब वो मेरे साथ गुफ्तगू करते थे तो मेरे चेहरे के बजाय ज़मीन की तरफ देखते थे। इन मुसलमानों को देखने के बाद, इनके अंदर सिर्फ एक शब गुजारने के बाद अपने ख्यालात में एक बड़ी तब्दीली और रूनमा होती देखी है। हमारे यहाँ के बड़े बड़े बशीब के पादरी, क्या राहिब और आम लोग मुसलमानों को बर्बरियत के अलम बरदार ख्याल करते हैं। वो यही ढंडोरा पीटते रहते हैं कि मुसलमान गुनाह और बदी के रस्सियाँ हैं, तहज़ीब की गुज़रगाहों से दूर रहने वाली वहशी हैं और अपने वहशीपन की अकूबत बनकर नमूदार होते हैं। हमारे पादरी हमेशा यही शोर करते रहे हैं कि मुसलमान इनके लिए खूंखार भीड़ों से भी बदतर होकर नमूदार हुए हैं। लेकिन ये सब तअस्सुब की बातें हैं। मुसलमानों से मिलने, इनसे गुफ्तगू करने, इनके पास रात बसर करने के बाद मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि वो जो कुछ हमारे पादरी, हमारे राहिब कहते हैं वो सरासर झूठ और गलत बयानी है। जहाँ तक मैं जाने समझ सकी हूँ, ये मुसलमान सदियों की तारीख और बेईमाना वबा के अंदर एक इलाज और मदावा बनकर उठे हैं। निवाए वक्त में ये रूह दिल का सुकून, खुशहाली का गीत और अमन का गीत हैं। इसलिए हर महाज पर हमें शिकस्त और बदबख्ती का सामना करना पड़ा, और जो कुछ मैंने मुसलमानों के पड़ाव में देखा, इसे सामने रखते हुए कह सकती हूँ कि ये मुसलमान यकीनन कबाई शब में सुबह की ज़रफ़शानी, तीरों की सनसनाहटों, तलवार की छाँव में शराब बनकर नमूदार होने वाले हैं। ये लोग वाकई आज़ादी और अमन की अलामत हैं, और एशिया को इन्हें वाकई अपने अखलाक, अपने किरदार से अमन का गहवारा बनाकर रख दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम यकीनन मेरी बातों पर बुरा बनाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे सामने मिसाल पेश करती हूँ। जिस तरह मैंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंगें की, इनका खूब कत्लेआम किया, हर महाज पर इनकी बेइज्जती और इनके कत्लेआम का बाइस बनी, ऐसा ही अगर कोई मुसलमान लड़की करती और वो गिरफ्तार होकर अल्फांसो या सेंकू के लश्कर में पहुंची, तो क्या तुम बता सकते हो इसके साथ क्या सलूक होता? जिस तरह मुसलमानों के पड़ाव में मेरी इज़्ज़त, मेरी इफ़्फ़त, मेरी इस्मत की हिफाजत की गई, क्या किसी मुसलमान लड़की मेरी कौम के पड़ाव में की जाती? जवाब में हावर्थ ने एक मकरू कहकर लगाया, फिर कहने लगा, हिफाजत होनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि ऐसी लड़की की इज़्ज़त लूटने के लिए तो होती है। बरके कलीसा ने खा जाने वाले अंदाज में हावर्थ की तरफ देखा, फिर इसकी शिकवों भरी आवाज़ सुनाई दी, बस यही फ़र्क मेरी कौम और मुसलमानों में है। हमारे यहाँ इज़्ज़त और नामूस, इफ़्फ़त, इस्मत की कोई कदर नहीं और वक़ार नहीं, लेकिन मुसलमान औरत की इज़्ज़त, इसकी इस्मत, इसकी आबरू के मुहाफ़िज़ बनकर नमूदार होने वाले हैं। चलो इस मौजू को छोड़ो। दौरान गुफ्तगू तुमने बताया था कि तुम्हें मुझसे कोई गिला, कोई शिकवा, शिकायत है। बरके कलीसा की गुफ्तगू पर हावर्थ घूरते हुए थोड़ी देर तक इसे देखता रहा, फिर बोल पड़ा, हाँ, मुझे तुमसे ये शिकवा है कि तुमने अपना ये ऐलान क्यों वापस लिया कि जो सूरमा अहमद बिन सईद को नीचा दिखाएगा या इसका सर कलम करेगा, इससे शादी कर लूँगी। तुम्हें ये ऐलान बरकरार रखना चाहिए था। इस तरह सारी दुनिया में एक जज्बा, एक जोश पैदा होता, और यूरोप से आने वालों में से कई जवान ऐसे हैं जो न सिर्फ अहमद बिन सईद बल्कि मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने पर तैयार हो जाते हैं। अपना यह ऐलान वापस लेकर तुमने एक तरह से निसरानी दुनिया के जोश जज्बे को ठंडा करने की कोशिश की है। इस गुफ्तगू के जवाब में बरके कलीसा कुछ कहना ही चाहती थी कि एकदम अपने बाएं हाथ का इशारा करते हुए हावर्थ बोल पड़ा, बरके कलीसा, तो देखो सामने पानी का तालाब है, आओ घोड़ों को पानी पिलाएं, इसके बाद दोबारा अपने सफ़र को शुरू करेंगे। मेरा ख्याल इन्हें रात भर पानी नहीं पिलाया गया। बरके कलीसा ने हावर्थ की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। दोनों अपने घोड़ों की बागें बाईजानी मोड़ दी। आगे जाकर दोनों बारी बारी अपने घोड़ों से उतर गए। घोड़ों के मुंह से धाने निकाल दिए। पानी को देखते घोड़े आगे लपके और पानी पीने लगे। हावर्थ और बरके कलीसा एक चट्टान के करीब खड़े हो गए थे। इस मौका पर हावर्थ अजीब सी ललचाई हुई नज़रों से बरके कलीसा की तरफ देखता रहा, फिर से मुखातिब किया, बरके कलीसा, मैंने और तुमने मुसलमानों के पड़ाव से निजात हासिल की है। ये बेहद खुशी का मौका है। इस खुशी के मौका पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बशर्ते कि तुम बुरा ना मानो। बरके कलीसा ने घूरते हुए से देखा और कहा, कहो। इस पर हावर्थ आगे बढ़ा और बड़ी बेबाकी से बरके कलीसा का बाजू पकड़ लिया, फिर एक झटके के साथ इसे अपने सीने से लगाते हुए कहने लगा, माज़न, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
हावर्थ की इस अचानक बेबाकाना हरकत पर बरके कलीसिया इंतहाई नफरत और गज़ब में आ गई। इसका चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया था, आंखें आग बरसा गई थी। एक झटके के साथ इसने अपना बाजू छुड़ाया, अलहदा हुई और एक जोरदार तमाचा इसने हावर्थ के मुंह पर मारते हुए कहना शुरू किया, बेहया जलील कमीने, जो हरकत मेरे साथ मुसलमानों के पड़ाव में होनी चाहिए थी वो तुम कर रहे हो। मैं समझती हूँ अपने अखलाक, अपने किरदार के एतबार से तुम मुसलमानों के मुकाबले में एक शैतान और बाउले कुत्ते की मानिद हो। हावर्थ ने कहकर लगाया, ललचाई हुई नज़रों से बरके कलीसिया के जिस्म का जायजा लिया, फिर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। बरके कलीसिया इसके इरादे को भांप गई थी, फ़ौरन पीछे हटी। भागकर हावर्थ ने फिर से बोझ चिल्ला उठा, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम्हें सिर्फ बेइस्मत बेआबरू करूँगा। इसके साथ ही बरके कलीसिया से लिपट गया था। बरके कलीसिया पूरी ताकत और कुव्वत के साथ दिफा करने लगी थी, अपने आप को हावर्थ के चुंगल से बचाने लगी। इस कशमकश और जिद्दोजहद इस बेचारी का लिबास फटकर तार तार हो गया था और इसका सुर्ख मरमरी जिस्म जगह जगह से ताक झांक करने लगा था। इस मौका पर जब बरके कलीसिया अपने आप को इंतहाई बेबसी के आलम में महसूस कर रही थी, अचानक कोहस्तानी सिलसिले में एक भयानक, एक ज़ोरदार आवाज़ गूंज उठी, ठहरो। ये आवाज़ सुनकर हावर्थ और बरके कलीसिया दोनों चौंक पड़े। हावर्थ ने बरके कलीसिया को छोड़ दिया। बरके कलीसिया फ़ौरन पीछे हटकर खड़ी हो गई और अपने फटे हुए लिबास से अपने नंगे जिस्म को ढांपने की कोशिश करने लगी। दोनों ने देखा कि इनके करीबी अमर बिन सईद और कराकूश नमूदार हुए थे। इनके दाएं बाएं इनके कुछ घुड़सवार अपने घोड़ों पर सवार इनकी तरफ देख रहे थे। यह समा अजीब व गरीब था और दोनों की तवक्कात के खिलाफ था। फिर देखते देखते अहमद बिन सईद और कराकूश, जो अपने सरों पर अमामे बांधे हुए थे, नीचे उतरे। अहमद बिन सईद ने अपनी तलवार बेनियाम कर ली, कराकूश भी अपनी तलवार बेनियाम कर चुका था। अहमद बिन सईद के इशारे पर कराकूश हावर्थ की तरफ बढ़ा, इसके करीब जा खड़ा हुआ। अहमद बिन सईद बरके कलीसिया की तरफ गया। बरके कलीसिया का जिस्म नंगा हो रहा था। वो अपने जिस्म को छुपाने की खातिर ज़मीन पर बैठ गई थी और थर थर काँप रही थी। शायद वो ये ख्याल कर रही थी कि पड़ाव से भागने की पादाश में अहमद बिन सईद इसे कत्ल कर देगा, लेकिन रद्द-ए-अमल इसके बिल्कुल खिलाफ हुआ। बरके कलीसिया के करीब जाकर अहमद बिन सईद रुक गया। अपने सर पर बंधा हुआ अमामा इसने उतारा, फ़ज़ा में लहराते उसे खूब फैलाया, फिर बरके कलीसिया पर डाल दिया। बरके कलीसिया अहमद बिन सईद की सरकत पर चौंकी थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। इस मौका पर इसके चेहरे पर दूर दूर तक इत्मीनान और आंखों में हमदर्दी, दर्दमंदी, इज़्ज़त और वक़ार मौजूद था। बरके कलीसिया को अहमद बिन सईद ने मुखातिब किया, बरके कलीसिया, तुमने मेरे पड़ाव से भागकर बड़ी शदीद गलती की। मैं तुम्हें बता चुका था कि तुम्हारे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करूँगा। रात बसर करने के बाद तुम्हें वापस जाने की इजाज़त होगी। फिर तुमने पड़ाव से भागने की गलती क्यों की? शायद तुम लोग ये ख्याल कर रहे होगे कि हमने तुम दोनों को खैमे के गिर्द पहरा न लगाया था इसलिए कि तुम आसानी से भाग जाओगे। हरगिज़ नहीं। बेशक तुम्हारे खैमों के बाहर कोई पहरा ना था, पर पड़ाव के इर्द गिर्द दूर दूर तक मेरे मुखबर, मेरे मुहाफिज काम करते हैं। जिस वक्त तुम दोनों पड़ाव से भागे, मेरे मुखबर गोले बेबानी की तरफ तुम्हारे आगे पीछे थे। मुझे तुम्हारे भागने की इत्तला भी कर चुके थे। जिस वक्त तुम कोहस्तानी सिलसिले में दाखिल हुए, इस वक्त में मेरे मुहाफिज, मेरे मुखबर, मेरे तलायागर तुम दोनों के दाएं बाएं और आगे पीछे खुफिया अंदाज में सफ़र कर रहे थे। पड़ाव से भागने का नतीजा तुमने देख लिया। अगर मैं थोड़ी देर मज़ीद यहाँ ना पहुँचता तो बात आगे बढ़ चुकी होती। गो मेरे मुखबर, हावर्थ को तुम्हें बेइस्मत करने देते, लेकिन ये तुम्हारी रुसवाई का बायस ज़रूर बनता। अचानक बरके कलीसिया को न जाने क्या हुआ। अहमद बिन सईद का अमामा, जो अच्छी खासी बड़ी चादर की सूरत में था, इसने अपने जिस्म को अच्छी तरह ढांपते हुए अहमद बिन सईद की तरफ बढ़ी और अचानक अहमद बिन सईद के पाँव पर गिरते हुए बोल उठी, मुसलमानों के अमीर, अब तक जो मैंने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, इनकी माफ़ी मांगती हूँ। मैं अगर अपने माँ बाप की बेटी हुई तो आइंदा कभी मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करूँगी, ना जंगों में हिस्सा लूँगी। बरके कलीसिया को इसके बाजू से पकड़कर अहमद बिन सईद ने ऊपर उठाया, कहने लगा, बरके कलीसिया, तुम इस तरह मेरे पाँव पर गिरकर माफ़ी मांग रही हो जैसे मैं तुम्हारे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करने लगा हूँ। हरगिज़ नहीं। मैं तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। तुम्हारे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। मुतमईन रहो। ज़रा हावर्थ के करीब चलो, मैं इससे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बरके कलीसिया चुपचाप अहमद बिन सईद के साथ हो गई। कराकूश के पास जाकर अहमद बिन सईद ने अपने मखसूस इशारा किया, जिस पर कराकूश ने अपनी तलवार बरके कलीसिया को थमा दी। इस मौका पर अहमद बिन सईद की आवाज़ सुनाई दी, बरके कलीसिया, ये हावर्थ एक बहुत बड़ा मुजरिम है। गुरात बसर करने के बाद जब मेरा और इसका तेगजनी का मुकाबला होता तो ये मेरे हाथों मारा जाता, लेकिन अब मैं इसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। इसने तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इस्मत का खाइन बनने की कोशिश की है। मैंने अपने साथी की तलवार तुम्हें थमा दी है। अब तुम जो चाहो इस हावर्थ को सजा दो। कबल इसके कि बरके कलीसिया कुछ कहती, अपने जज्बात का इजहार करती, अहमद बिन सईद हावर्थ के करीब हुआ और इसे मुखातिब करके कहने लगा,
सुन बदबख्त हावर्थ, तेरे जैसे लोग ही औरतों के लिए शहरों के मुकद्दर में चाकदामानी और अफकारे बदन बनकर नमूदार होते हैं। जालिम इंसान, अगर तूने बरके कलीसा को अपने साथ भगा जाने की कोशिश की थी तो इसकी इज्जत, इसकी आबरू का लुटेरा न बनता, बल्कि मुहाफिज बनकर इसे साथ ले जाने की कोशिश करता। अगर तुम इसको बेआबरू करने की कोशिश न करते तब भी तुम दोनों को यहाँ हावर्थ, मैं तुम पर यह साबित करना चाहता था कि हम गाफिल नहीं, अपने असीरों, अपने कैदियों पर निगाह रखने का फ़न और हुनर खूब जानते हैं। लेकिन अब तुमने इसकी इज्जत पर हमला करके अपने आप को वाजिबुल कत्ल साबित कर दिया है। क्या तुम्हारी तहजीब यही कहती है कि औरत मर्द के मुकाबले में खिलौना है और जब चाहे इससे खेल ले? ये वही बरके कलीसा नहीं जिसे तुम्हारी कौम की बेहतरीन खिदमत की है, और इस खिदमत का अजर तुम इसे ये देने लगे थे कि इन वीरानों में आकर तुम इसे इसमत से महरूम करने लगे थे। हावर्थ, तुम्हारा कसूर नहीं है, ये यूरोप का कसूर और तुम्हारे दीन के कुछ लोगों का इस सिलसिले में गैर जिम्मेदारी का इजहार कर चुके हैं। तुम्हारे यहाँ मैं जानता हूँ औरत की कोई इज्जत, कोई वकार नहीं। तुम्हारे यहाँ विरासत का भी कोई मुनासिब कानून नहीं और औरत को मर्द के खिलाफ कोई मुकदमा दाखिल करने का हक हासिल नहीं। मर्द चाहता तो औरत को विरासत से महरूम कर सकता है, लेकिन बीवी की जायदाद का वो जायज़ हकदार समझा जाता है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे यहाँ यूरोप में औरत किसी किस्म का भी मामला करने में आज़ाद नहीं, वो अपने इख्तियारात से कोई मुआहदा नहीं कर सकती। इसको इतनी भी इजाज़त नहीं कि वो खुद कमाकर अपनी ज़ात पर खर्च कर सके और इस रकम से अपनी शादी करे। लड़कियां माँ बाप की मलके समझी जाती हैं और वो जिससे चाहें शादी कर देते हैं। शादी एक तिजारत है जिससे वालिदैन अपने लड़कियां और लड़कों को फ़रोख्त कर देते हैं। तुम्हारे यहाँ औरत के मुकाबले में मर्द के लिए ना कोई तहजीब है, ना कोई कानून। मर्द जब चाहता है औरत को छोड़ देता है, लेकिन औरत को किसी भी हालत में मर्द से अलहदगी का इख्तियार नहीं। यूरोप में मर्द को औरत का मालिक समझा जाता है, बल्कि हकीकत में वो इसका बादशाह माना जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई मर्द औरत को कत्ल कर दे तो कानून इस्लाम में इसे बगावत कहा जाता है, और अगर कत्ल का फेल यह कोई औरत करे तो इसकी पादाश में इसे जल्लाद के हवाले करके जो बगावत की सज़ा है इससे भी बदतर देते हो। हावर्थ से तुम्हारे यूरोप की औरत के मुतल्लिक तहजीब है, लेकिन तुम्हारे दीन के कुछ ठेकेदारों, कुछ नुमाइंदों में औरत की अजमत, इसके वकार का तमस्खर उड़ाया है। तुम्हारा सेंट पाल औरत के मुतल्लिक कहता है, औरत को चुपचाप ताबेदारी से सीखना चाहिए। मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, इसके बाद हवा। आदम ने फ़रेब नहीं खाया, बल्कि औरत फ़रेब खाकर गुनाह में पड़ गई। एक और जगह तुम्हारा सेंट पाल कहता है, हावर्थ, तूने बरके कलीसा पर लालच की निगाह डालकर इसकी इस्मत पर हाथ डालने की कोशिश करके इसे एक औरत नहीं बल्कि दुनिया की सारी औरतों की तौहीन और अहानत की है। तूने एक औरत को बेआबरू करने की कोशिश की है और इसकी सज़ा तुझे ज़रूर मिलकर रहेगी। बरके कलीसा बेचारी अहमद की इस गुफ्तगू से ज़ारों की तार रो रही थी। अहमद बिन सईद थोड़ी देर रुका, फिर कुछ सोचा। इसके बाद इसने बरके कलीसा की तरफ देखा। बरके कलीसा, मेरे साथी, मेरे भाई, कराकुश की तलवार तुम्हारे हाथ में है। जो सलूक हावर्थ ने तुम्हारे साथ किया है, इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। औरत की हैसियत से तुम जो चाहो इसे सजा दो, और अगर इसे अपना दीनी और मुआशरती साथी समझकर माफ़ करना चाहो तो तुम्हें इसकी इजाज़त है। तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहो तो ले जा सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं सारा मामला तुम्हारे मुआशरे, तुम्हारी तहजीब, तुम्हारे दीन पर छोड़ता हूँ। अहमद की सारी गुफ्तगू के जवाब में लगता था बरके कलीसा बिल्कुल तब्दील होकर रह गई है। इसका चेहरा जर्द हो गया था, हाथ काँप रहे थे। थोड़ी देर तक इसकी यही कैफियत रही। अहमद बिन सईद खामोश हुआ। तब इसने अहमद बिन सईद को मुखातिब किया, मुसलमानों के अमीर, इस मौका पर जब मैं बहुत बड़ा फ़ैसला करने वाली हूँ, मेरी आपसे एक गुजारिश है, मुझे अब बरके कलीसा न पुकारे, मुझे मेरे नाम से मुखातिब करे। मेरा नाम आज़न है, ये मेरी आपसे इल्तमास है। एक बार मुझे इस नाम से मुखातिब करे, फिर मैं अपने काम की इब्तिदा करती हूँ। बरके कलीसा की इस गुफ्तगू से अहमद बिन सईद के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। लम्हा भर के इसने गौर से बरके कलीसा की तरफ देखा, फिर इसकी आवाज़ सुनाई दी, माज़न, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। चाहो तो हावर्थ को माफ़ करके अपने साथ ले जाओ, चाहो तो इस गुनाह की पादाश में इसे सजा दो जो ये करने लगा था। अहमद बिन सईद के अल्फाज से गुस्से और गज़बनाकी में माज़न का चेहरा सुर्ख हो गया था। आंखें कहर और आग बरसाने लगी थीं। तलवार पर इसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। थोड़ी देर पहले जो काँप रही थी वो कैफियत भी जाती रही थी। नपे तुले कदमों से आगे बढ़ी। अपनी तलवार इसने बुलंद की, फिर इस कुव्वत से गिराई कि इसने एक ही बार में हावर्थ की गर्दन काट कर रख दी थी। थोड़ी देर तक बरके कलीसा वहाँ खड़ी रही, हावर्थ की लाश का जायज़ा लेती रही। जब वो बिल्कुल ठंडा हो गया तब इसने तलवार साफ़ की, फिर मुड़ी। अहमद बिन सईद की तरफ देखे इस मौका पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में दूर दूर तक मोहब्बत और हमदर्दी उल्फत के जज्बे थे। कुछ कदम आगे बढ़ते हुए तलवार इसने कराकूश को पेश करते हुए कहना शुरू किया,
कराकुश मेरे भाई, ये आपकी तलवार, मेरे पास अल्फाज नहीं कि आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूं। इस मौका पर मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। बरके कलीसा को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि हमें सैयद से मुखातिब किया। सुन माजन, तुम्हारे घोड़े की खरजीन में तुम्हारे फालतू कपड़े हैं। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें मेरे साथ मेरे पड़ाव में जाना होगा, वहाँ तुम्हारे लिए लिबास मुहैया किया जाएगा। इसके बाद तुम्हारे कूच की तैयारी की जाएगी। बरके कलीसा ने अजीब सी ममनूने से अहमद बिन सईद को देखकर इसकी आवाज़ सुनाई दी। अजीम कौम के मौत पर फजन, मैं हैरान हूँ। मेरे और हावर दोनों के घोड़े हमारे खैमों के करीब जो छप्परनुमा असबल था इसमें बंधे हुए थे। इस कोहस्तानी सिलसिले में दाखिल होते वक्त मैं और हावर दोनों ने अपने घोड़ों की खरजीनों का जायज़ा लिया। इसमें रत्ती के बराबर भी कोई चीज़ इधर से उधर नहीं की गई। हमारी सारी चीज़ें महफूज हैं। मेरे विरसे की खरजीन में फालतू लिबास है, वो मैं पहन सकती हूँ। अगर ऐसा है तो अपने घोड़े की तरफ जाओ, खरजीन में से अपना फालतू लिबास निकालो और वो जो सामने वाली ऊंची चट्टान की ओट में जाकर लिबास तब्दील कराओ। इसके बाद मैंने जो कुछ कहा है वो तुमसे फिर कहूँगा। बरके कलीसा फ़ौरन हरकत में अपने घोड़े की तरफ गई। खरजीन से इसने अपना फालतू लिबास निकाला, फिर वो चट्टान की ओट में चली गई थी जिसकी तरफ अहमद बिन सईद ने इशारा किया था। इस दौरान अहमद बिन सईद कराकुश के साथ बड़ी राजदाराना गुफ्तगू करने लगा था। थोड़ी देर बाद बरके कलीसा लौट आई। वो लिबास तब्दील कर चुकी थी। अहमद बिन सईद का मामा तय करके कांधे पर रखा हुआ था। आहिस्ता ऐसा गर्दन चुकाए जब अहमद बिन सईद के सामने आन खड़ी हुई, फिर धीमी सी आवाज़ में इसने अहमद बिन सईद को मुखातिब किया। आपने अपने किरदार और अपने अमल और गुफ्तगू से मेरे ख्यालात में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। आपने वाकई एहसास दिलाया है कि औरत कितनी बाकमाल और साहिब हैसियत है। हमारे यहाँ यूरोपीय तहजीब में मर्द और औरत के दरमियान समाजी रवाबत कायम करने में नाकामी होती है और जिनसी मसला हल करने में यूरोप में मर्द और औरत का समाजी रिश्ता करने में गलती ये की गई है कि औरत को इसके हकीकी मुकाम से हटाकर मर्द के सामने खड़ा करना शुरू कर दिया है। चुनांचे वो मर्द के दायरे में तवाफ़ करती नज़र आती है, लेकिन इस मुकाम से जिसके लिए फितरत ने इसकी तख्लीक की है, जिनसी जज्बात को यूरोपीय तहजीब ने ज़रूर उभारा है कि इंसान के जिस्म और दिमाग पर इनका गलबा हो गया है। इसका नतीजा ये है कि ठोस कामों से तवज्जो हटती जा रही है और लज्जत पसंदी का रुझान यूरोप में बड़ी तेज़ी से फैलने लगा है। बरके कलीसा जब खामोश हुई तो अहमद बिन सईद ने से मुखातिब किया। माजन, हमारी और तुम्हारी तहजीब में यह फ़र्क इस बिना पर है कि तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं, किसी के सामने जवाबदेह होने का एहसास नहीं है। जब तक किसी अजीम हस्ती की बासपुरुष का यकीन न हो तो ये हैरत अंगेज़ किरदार वजूद में आ ही नहीं सकता। जब तक दिल इस यकीन से खाली ना हो कि इसे कोई देख रहा है और इसके अमाल की बासपुरुष करेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इसे अपने अमाल की जवाबदेही करना होगी। इसके बगैर मुमकिन नहीं कि वो जज्बात के सैलाब में पहाड़ की माने जमा रहे और अपने आप को संवार सके। अहमद बिन सईद जब खामोश हुआ तो बरके कलीसा फिर बोल पड़ी। आप लोग एक अजीम कौम के अजीम फर्जंद हैं। मैं आप लोगों के अखलाक, आपके किरदार, इंसानियत के लिए आपकी हमदर्दी और औरत के लिए इसके एहतराम को सलाम करूँगी। बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हारे मुतल्लिक हमारा कोई हुक्म नहीं। अपने पड़ाव में ख़ास तौर पर मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं तुमसे कोई इंतकाम नहीं लूँगा, तुम्हें माफ़ कर दूँगा और एक रात बसर करने के बाद तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। मैं अभी तक इसी फैसले पर कायम हूँ। मेरा भाई कराकुश अपने 2 मुसल्लह जवानों को लेने गया है। वो दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। वो दोनों मुसल्लह हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे मुहाफिज की हैसियत से सफ़र करेंगे। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे साथ हावर्थ वाला सलूक नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो दोनों अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। इनकी तरबियत इसी माहौल में हुई है जिसमें मैंने और कराकुश ने पाई है। बिल्कुल मुतमईन होकर इनके साथ सफ़र करना। जहाँ तुम महसूस करो तुम्हारी जान को ख़तरा है, वहाँ से वो तुम्हारे साथ जाएंगे। इसके बाद तुम दोनों को लौटा देना। थोड़ी देर के बाद 2 सवार अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए अहमद बिन सईद के करीब आ गए। अहमद बिन सईद ने मुखातिब करते हुए बरके कलीसा की तरफ इशारा किया। इस खातून को लेकर तुम इसके साथ रवाना होगे। जहाँ तक कि तुम दोनों को रखना चाहे, इसके साथ मुहाफिज की हैसियत से सफ़र करना। ये तुम्हारे लिए ऐसे है जैसे भाइयों के लिए बहन। अब इसे यहाँ से लेकर कूच कर जाओ। फिर अहमद बिन सईद ने बरके कलीसा को मुखातिब किया। अब तुम अपने घोड़े पर सवार हो और अपने दोनों मुहाफिजों के साथ कूच कर जाओ। मेरे ख्याल में तुम हावर्थ का घोड़ा भी अपने साथ लेती जाओ। बरके कलीसा चुपचाप अपने घोड़े की तरफ बढ़ी। बड़ी फुर्ती के साथ छलांग लगाते हुए घोड़े पर सवार हुई। मैं हावर्थ का घोड़ा अपने साथ लेकर नहीं जाऊँगी, ये यहीं रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं रुखसत होती हूँ। इसके साथ इसने फ़ज़ा में हाथ हिलाना शुरू कर दिया था। जवाब में अहमद बिन सईद और कराकुश भी अलविदाई अंदाज में इसके देख रहे थे। फिर बरके कलीसा 2 मुहाफिजों के साथ वहाँ से कूच कर गई थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, दास्तान भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।